हाँ जी, तो एरिया अंडर कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अब देखो जरा, हमारे पास जो इन जनरल फॉर्मूला था एरिया अंडर कर्व का, वो था इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स। बट नाउ सिचुएशन इज कि y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ f of t, पैरामीटर t, एंड x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से g of t। दोनों के दोनों t की फॉर्म में गिवन है। तो अब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन हम x की फॉर्म में कर नहीं सकते, इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखो, हमने क्या किया, y को एज इट इज रखा, ये dx को डिवाइडेड बाय dt किया, इनटू dt किया, दैट्स इट, वी आर डन। इंटीग्रेशन क्या बन गया, y d by dt of x into dt, यानी कि ये y एज इट इज फिल करो, इधर x का डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट टू करके इधर रख दो, एंड उसका फिर दोनों का प्रोडक्ट का फाइनल इंटीग्रेशन करो, एंड t1 टू t2 कर दो, दैट्स इट, वी आर डन। यहाँ पे x1 टू x2 था, यहाँ पे t1 टू t2 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल ऑब्वियसली t की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए ध्यान से समझना, लेट्स से हमारे पास है ठीक है, एंड वो बोल रहा है t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, जो एरिया कवर होगा, ठीक, इस कर्व का फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, वो एरिया क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये एरिया निकालने के लिए जिस तरीके से ऊपर हमने एरिया को फॉर्मूला को मॉडिफाई किया वो करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y डॉट डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी फ्रॉम t1 टू t2, so that would be equal to 1 to 2, y की वैल्यू क्या जा रही है 2t, x की डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो भी 2t आ जाएगा dt, so that is 4t स्क्वायर, तो 4t क्यूब बाई 3, ठीक, ये ये आ जाएगा 1 to 2, that would be 4 by 3 बाहर, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, so that is nothing but 4 into 7 by 3, that is 7 for the 28 by 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल एरिया आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कौन सा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे पहले कर्व देखते क्या आ रही है, टी को एलिमिनेट करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पैराबोला है, पैराबोला, बिल्कुल। तो टी को एलिमिनेट करोगे तो इधर y बाय 2 इधर पुट किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट y स्क्वायर इक्वल टू 4, ए नहीं है 4x है, ठीक। तो ये पैराबोला है। अब t को जब मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और इस पॉइंट पे t1 है, t को जब 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 जब जाएगा तो t इक्वल टू 2 चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनरली अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि x इक्वल टू, जब मैं उसको t को x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, सबसे बड़ी गलती बच्चा यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में क्या करता है कि इन केस अगर किसी को पैरामीट्रिक के अंदर कैसे हैंडल करना वो नहीं पता, तो उसको ऐसे हैंडल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको इस तरीके से पहले कन्वर्ट करेगा, वो बोलेगा x की वैल्यू 1 से 4 जा रही है, तो चलो 1 से 4 इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन 1 से 4 इंटीग्रेशन ये सारे का करोगे, ऊपर नीचे दोनों का करोगे, राइट, या सिर्फ ऊपर का करोगे, ठीक, ये चीज की कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाले की इक्वेशन निकाली, वो आ गई y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x, ठीक है, सिर्फ ये। तो हमने सबसे पहले सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालने की कोशिश की, ठीक, पहले ऊपर वाला एरिया निकालने की कोशिश की, तो क्या आ जाएगा एरिया, दैट इज अंडर रूट 4x dx इंटीग्रेशन 1 से लेके 4, ठीक। तो ये आ गया 2 बाहर रूट 4 का, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 एंड 1 से लेके 4, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का 1,
तो दैट इज 28/3 यूनिट स्केयर। तो बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि इन दिस केस ये जो डबल एरिया हम बोल रहे हैं, ये डबल एरिया आंसर नहीं है हमारा। ठीक, दिस एरिया इज नॉट द आंसर, ओनली दिस एरिया इज द आंसर। मैं दोनों को काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ अपर वाले को काउंट करूंगा, लोअर वाले को काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, जनरली बच्चा इसमें कंफ्यूजन पे आ जाता है कि अगर x इक्वल टू 1 to 4 जा रहा हूं मैं, राइट, तो मेरे को ये सारा का सारा एरिया लेना है, ये सारा का सारा एरिया लेना है। लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर सारा एरिया नहीं लेना था, इसके अंदर सिर्फ ऊपर वाला ही एरिया लेना था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों सारा नहीं लिया, क्यों? क्योंकि एट द एंड t इक्वल टू 1 जो है वो x इक्वल टू 1 पे जा रहा है, t इक्वल टू 2 जो है वो x इक्वल टू 4 पे जा रहा है। तो x इक्वल टू 1 इज दिस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 4 इज दिस वर्टिकल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो भी कर्व का एरिया आएगा वो सारा लेना चाहिए था कायदे से। लेकिन एक्चुअली में हमने सिर्फ ऊपर वाले लिया, वही जाके मैच कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों वाला मैच नहीं कर रहा। अब ऐसा क्यों हुआ काव्या? काव्या ऐसा क्यों हुआ? ऊपर नीचे वाला दोनों का मिला के क्यों नहीं आया? क्यों सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ से मैच कर रहा है? जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते हैं उसमें हम -280 भी यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, एक सेकंड दो, एक सेकंड। हाँ जी शुभम। सर यहाँ पे हमने निकालना है t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक। बिल्कुल। और अगर मतलब अगर नेगेटिव वाला लेते हैं तो फिर t आ जाता है -1 और -2 ठीक है, y के अकॉर्डिंग, कि ओरिजिनली तो हमने मतलब t के अकॉर्डिंग चल रहा था ना। ठीक है, समझा नहीं तेरा अभी ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। सर मैं क्या करूं? हाँ ना बोलो। तो इसे क्योंकि जो अगर टी पॉजिटिव है तो फिर सिर्फ अपर वाला पार्ट आएगा पैराबोला का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो पैराबोला का होता है वो नीचे नेगेटिव होता है, यहाँ ये वाला सारा का सारा पार्ट नेगेटिव वाला होता है, ये वाला सारा का सारा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। तो इसलिए अगर वो t इक्वल टू 1 to 2 जाने के लिए बोल रहा है, वो नीचे वाला तो काउंट कर ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पे t नेगेटिव होता है, इसलिए नीचे वाला आएगा ही नहीं, ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? जिनको ये चीज नहीं पता है वो मैं हल्की सी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो पैराबोला में होते हैं वो कैसी होती है। ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। वाई स्क्र इक्वल टू 4ax, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है a t स्क्र 2at where t is the parameter। ठीक है, ये पैराबोला। अब t पैरामीटर होता है इसका, ये फोकस a,0, लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम a,2a, a,-2a। ठीक है, दिस इज 0,0। तो ये t होता है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, बढ़ता जाता है, तो इधर आ जाता है t इक्वल टू -1। ठीक, t को -1 पुट करो, इसके अंदर -1 पुट करोगे, अपने आप ये वाला पॉइंट चला जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये t इक्वल टू -1 के लिए होता है। फिर ये -1 से लेके 0, यहाँ पे एग्जैक्टली t 0 होता है। फिर ये t इक्वल टू 0 से लेके बढ़ता जाता है, t इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर ये यहाँ पे बढ़ते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब इस तरीके से पैरामीट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं, पैरामीटर डिफाइन करते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, तो ऊपर वाली जगह पे हर एक पॉइंट पे t होता है पॉजिटिव हमारा, एंड नीचे हर एक पॉइंट पे t होता है नेगेटिव हमारा। इस तरीके से पैरामीटर जो होता है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। इसलिए जो ऊपर पैरामीटर t इक्वल टू 1 to 2 आ रहा था, तो इसलिए हमने ऊपर वाली सिर्फ चीज दी, नीचे वाली चीज नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? सर हाँ जी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, x की वैल्यू होती है 80 स्क्वायर। ये नहीं, इसके ऊपर वाला जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है। ये वाला? हाँ जी। अरे इसके अंदर कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला आपको पता चला ना कि y और dx की जगह dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये dx बाई dt बन गया, इंटू dt बन गया, राइट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज x का पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव, ये पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, ये y एज इट इज एंड ये dt एज इट इज। ठीक है, तो t1 से t2 इंटीग्रेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन था y इक्वल टू 2t एंड x इक्वल टू t स्क्वायर,
t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 पे इंटीग्रेट करना है, मतलब एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, y एज इट इज रखेंगे 2t, ठीक, x की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, ठीक, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t पे डेरिवेटिव करने के बाद तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या चला जाएगा 2t, ठीक, तो ये दोनों के दोनों 2t इंटू 2t आ गए, तो ये दोनों रखने के बाद अब t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 इंटीग्रेट करना है, तो ये दोनों इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ गई 28/3 यूनिट्स की, ठीक है, एक तो ये आ गया। अब मैं बोल रहा था कि एक तो ये आ गया, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि पैरामीटर को एलिमिनेट करके ये इक्वेशन बनाते हैं, फिर ये x की टर्म में इक्वेशन आ गई, अपर वाली √4x आ गया, अब t इक्वल टू 1 का मतलब है x में पुट किया तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, t इक्वल टू 2 का इधर x इसमें पुट किया तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, तो यहाँ पे x, जहाँ पे t2 है वहां पे x4 है, जहाँ पे t1 है वहां पे x1 है, तो अगर मैं t का 1 to 2 इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि मैं x का 1 to 4 इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि x का 1 to 4 इंटीग्रेट करने का मतलब है ये दोनों वर्टिकल है, तो ऊपर वाला नीचे वाला एरिया दोनों, लेकिन जब t इक्वल टू 1 to 2 लेके जा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, क्योंकि t जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ अबव होता है, वो बिलो नहीं होता। हाँ जी, स्तुति क्लियर हुआ, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला एरिया लेके जाएंगे, ऊपर वाले का एरिया का सिर्फ इसका ट्वाइस नहीं करेंगे ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, तो वो अपने आप मैच करेगा, ये पॉइंट था, कैसे क्लियर हो गया? ठीक 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 है, चलो चलिए y इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4x कहाँ से आया? यहाँ पे t की वैल्यू निकाल, तो क्या आ गई t की वैल्यू y/2, जी राइट, वो t की वैल्यू इधर डाल दे, तो इधर क्या आ जाएगा x इक्वल टू y²/4, और 4 को क्रॉस में ओके ओके t को एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, ओके राइट राइट राइट, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर असाइनमेंट के नोट्स आप लोग लिखते गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी थोड़ी देर में लूंगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखना, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द कैलकुलस, ठीक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, बाकी ओवरऑल इन जनरल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मेजर फर्क सिर्फ एक ही चीज का, वो ये कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर या डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम जो इंटीग्रेशन करते थे वो सिर्फ एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करते थे x, राइट, अब यहाँ पे हमें x एंड y का इंटीग्रेशन दोनों को साथ में हैंडल करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है, अब दो वेरिएबल्स का अगर आ गया इक्वेशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन अगर करना है तो किस किस तरीके से करेंगे उस चीज को समझेंगे, उसके मेथड्स देखेंगे, स्टैंडर्ड मेथड्स है हमारे पास, राइट, उन्हीं के तरीके से हमें चलना होता है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा मेथड लगेगा, वो मेथड इंटीग्रेट करते हैं, उसके पहले हम पहले बेसिक्स देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज जैसे कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको, ठीक है, सो एन इक्वेशन containing independent variables, independent variable, dependent variable, and differential coefficient coefficients of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation, ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस पूरी चीज के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, क्या मतलब उनका, मेन चीज यहाँ पे देखने वाली है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअली में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इनपुट को, ठीक, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी, जो इनपुट की वैल्यू होगी, आउटपुट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इनपुट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा आउटपुट की वैल्यू, ठीक है,
तो x के ऊपर डिपेंड करेगी y की वैल्यू, तो इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा x के ऊपर। x की इनपुट तो हम जो मर्जी पुट कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि ये चीज बात कर रहा है dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d क्यूब y बाय dx क्यूब, एंड सो ऑन टिल dny बाय dxn। तो ये सारे के सारे बाय द वे, ठीक, ये सारे के सारे, ठीक, क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। ऑर्डर इनका अलग अलग होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये nth ऑर्डर का है, बट है ये सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इसके y के विद रिस्पेक्ट टू x। किसी को एक बार डेरिवेटिव किया, किसी को 2 बार किया, इट डज नॉट मैटर, लेकिन किया है ना, तो दैट मींस दे आर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो एक इक्वेशन, ठीक, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स ऑल दीज थ्री थिंग्स, क्या, x y एंड दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑब्वियसली साथ में कांस्टेंट्स वगैरह आ सकते हैं, एंड इनको हमने एक इक्वेशन के अंदर कंबाइन करके रखा हुआ, तो वो जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ठीक है, तो एग्जांपल में देखो, जैसे dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, बिल्कुल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, क्योंकि x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से डी वाई बाय डी एक्स, राइट, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक, तो ये भी आ गई हमारी, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक, ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई भी हो चलेगा, इन दोनों में से कोई भी हो चलेगा, राइट, इन दोनों का होना जरूरी नहीं होता, राइट, इन दोनों में से हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन ये चीज तो होनी ही चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चीज लिख दी, तो ये भी काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, चाहे एक्स एंड वाई नहीं है, बट स्टिल इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स एंड वाई का होना ना होना जरूरी नहीं होता, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये चीजें होनी बहुत जरूरी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हैंडल वगैरह करना सीखेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट इज there are two types of differential equations, ordinary differential equation and partial differential equation, ठीक है। दोनों में हल्का सा मैं फर्क समझाता हूँ क्या चीज। सर एक छोटा सा बात, हाँ जी, दो ही वेरिएबल हो सकते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते नहीं, दो, एक इंडिपेंडेंट, दैट्स इट। फंक्शन y को f ऑफ x की बात कर रहे हैं ना हम अभी, राइट, तो दो ही हो सकते हैं। इनफैक्ट दो से ज्यादा जो होते हैं ना, वही इनफैक्ट अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको देखते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ना 12th के सिलेबस में, ना जेई के सिलेबस में, या हाँ आगे जाके अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो आगे जाके एनकाउंटर कर सकते हो, बट अभी नहीं, फिलहाल नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, आर प्रेजेंट with respect to single variable, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट with respect to more than वन वेरिएबल बोल लो, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल लो, then it is called partial differential equation, ठीक है।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे, तो एग्जांपल जो पहले मैं दे रहा था ये सारे के सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट है। ठीक, तो नॉर्मल अगर मैं दोबारा बोलूं तो डी क्यू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जो है वो x के विद रिस्पेक्ट टू ही प्रेजेंट सर डी क्यूब बाय डी एक्स नहीं नहीं, ठीक है ये चीज। अब इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं देखूं, जैसे डी जेड बाय, चलो y लेके जा रहे तो y का ले लो, डी वाई बाय डी जेड प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसका चलो डबल ले लो, ठीक, प्लस y इज इक्वल टू 0। नाउ अब ध्यान से देखो, y का डेरिवेटिव z के विद रिस्पेक्ट टू भी है एंड y का डेरिवेटिव इस x के विद रिस्पेक्ट टू भी है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आ गया, सो इट विल बी अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस विल बी अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन द सिलेबस। इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करेंगे, उनके रिलेटेड ही सारी की सारी स्टडी करेंगे, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यार ये चीज समझो कि जो डिफरेंशियल होती है ना हमारे पास, सॉरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास, या फिर व्हाट एक्चुअली इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज बताओ मेरे को कि जो फोर्स इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बोलो भाई। पार्शियल वाली वो जेई में भी नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जो कंपटीशन का सिलेबस होता है वो उसका बेस तो हमारा सिलेबस से डिफाइन होता है ना। ठीक है, तो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला जो है हमारे पास वो ये है, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dt है, एंड वी से दैट कि F इज इक्वल टू m dv by dt। ठीक, और मेरे को ये बताओ इन दोनों में से कौन सा है? सेकंड सेकंड वाला है ना, एंड दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dv by dt है, राइट। तो कहने का मतलब, अब व्हाट एक्चुअली इज dv by dt, बेसिकली पता क्या चीज होती है, नेचर में हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं कभी भी प्रोड्यूस कर सकते। अगर नेचर की हम बात करें, जो हम ऑब्जर्वेशन कर करके ये चीजें निकालते हैं, हम हमेशा चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब अगर चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो चेंज जो होगा ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। जो चेंज हम ऑब्जर्व करें कि कितने टाइम में कितना चेंज आया, तो हर एक चीज का जो हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, राइट, तो वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसके कौन सी इक्वेशन के अंदर सेट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टार्टिंग में जो बनाते हैं एवरीथिंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उनको इंटीग्रेट वगैरह करके ही हम एक इक्वेशन जनरेट करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन नेचर एवरीथिंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्हीं को इंटीग्रेट वगैरह करके हम अपनी जो इक्वेशंस होते हैं वो बनाते हैं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, अब वो चीज पे आ रहा हूं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a family of curve which share some common property or nature। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, बड़ी सबसे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अज्यूम करो dy by dx is nothing but let's say 2। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखो dy by dx का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, y डैश है ना, y डैश का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली y। 2 का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, 2x n प्लस c, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे।
इसका इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा। अब ये कैसे करेंगे इंटीग्रेट, वो सारे मेथड्स मैं बताऊंगा, बट फिलहाल ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ कर्व्स whose स्लोप इज 2। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही बोल दो, स्ट्रेट लाइंस, ठीक, जिसकी सबकी स्लोप 2 है, राइट, और एक इसके अंदर इन्फिनाइट लाइंस आ रही हैं, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करके जो लाइन मिलेगी वो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर स्लोप 2 होगी, राइट। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी आई ना सबके अंदर, तो ये फॉलो कर रहा है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, उसको इंटीग्रेट करके जो एक कर्व मिलेगी वो एक कर्व ऐसी होगी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी होगी सबके अंदर। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। यस ठीक है, गुड गुड, ठीक है ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इसकी इक्वेशन लेके आया हूँ, राइट। ऐसे ही इन जनरल क्या होता है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है, ठीक। सो द फैमिली of curves obtained after integrating the given differential equation, ठीक, free from differential coefficients, ठीक, and arbitrary constants is called general solution, ठीक, that is called general solution। बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो चीज हमें मिलेगी, जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट में थोड़ी देर में समझाता हूँ, अभी आएगा, बट ये चीज समझो कि वो ऑब्वियसली जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होते हैं वो नहीं बचने चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो वो जो चीज होगी, राइट, वो जो चीज हमारे पास बन के आएगी फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट जनरल सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये सी की टर्म्स में आएगा, ठीक है, ये सी की टर्म्स में आएगा। लेकिन अगर हमने किसी ना किसी तरीके सी की वैल्यू ढूंढ ली, ठीक, जैसे ये एक्चुअली में जो इंटीग्रेशन करके वेरिएबल आता है ना, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा, इसके फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनकी अगर हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी, ठीक है, बेसिकली इनकी वैल्यू डाल दी तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो एक पर्टिकुलर बन जाएगी, ठीक। तो इन दैट केस दैट जनरल इक्वेशन, जो जनरल सोल्यूशन होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें कैसे मिलता है, ठीक, इफ ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स present in the general solution are substituted with some specific values, then obtained equation is called the particular solution, ठीक है। क्या चीज, if all the arbitrary constants present are substituted with some specific values, then obtained equation is called particular solution and not the general solution। बेसिकली सी की फॉर्म में जो होगा वो जनरल सोल्यूशन होगा,
एंड सी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। एंड फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमारे होंगे ही होंगे। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आ गई। देन नेक्स्ट इज मेजर, हमारा टाइम बाय द वे इसके अंदर जाएगा इंटीग्रेट करने में। ठीक है, मेजर टाइम हो जाएगा, उसके पहले हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो बेसिक्स हैं इसके वो देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, ठीक ध्यान से देखना। दी ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी, राइट, उसका हम डिग्री निकालते थे। तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या देखते थे कि जितनी भी अलजेब्रिक टर्म्स प्रेजेंट है, राइट, उन सारी टर्म्स की डिग्री निकालते थे, उनमें से जो हाईएस्ट होता था, राइट, वो ओवरऑल डिग्री बन जाती थी पूरी इक्वेशन की। राइट, वही चीज इधर करेंगे कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं, हर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हम क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखेंगे। ठीक, अब उनमें से जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक, तो क्या बन जाएगा जी, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर differential coefficient present in the equation is the order of the equation। ठीक, वो क्या बोल रहा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक, लेकिन उनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा, राइट, वो पूरी की पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो। ठीक है, एग्जांपल मान लो अज्यूम करो ये। ठीक, अब इसके अंदर दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। ठीक, एक आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक आ रहा है डी की पावर 4 वाई बाय डी एक्स की पावर 4। ठीक है, ये दो आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहा है फोर्थ ऑर्डर, इन दिस इट्स सेकंड ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, राइट। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 4। इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर जाएगा वो जाएगा 4। एक चीज याद रखना, ये जो पावर है, इन पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये पावर्स नहीं डिसाइड करती हैं कि, लेकिन जो डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, वो पूरी की पूरी ऑर्डर को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिग्री। तो ये तो ऑर्डर की बात होगी। ठीक है, अब डिग्री पे आते हैं। ठीक है, अगेन ऑर्डर के रिलेटेड है डिग्री, इसलिए सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं, फिर डिग्री निकालते हैं। ठीक है, अब क्या चीज है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर differential coefficient is the degree of the differential equation, provided, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक, ध्यान से देखना इस चीज को, provided all the differential coefficients are present
in the polynomial form। ठीक, अब इस चीज का मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत गहरी चीज है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज का मतलब क्या है। क्या बोल रहा है वो कि सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो इसके अंदर कितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट है, राइट, 2। ठीक, अच्छा, अब मेरे को ये चीज देखनी है, वो क्या बोल रहा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सिर्फ उसी की पावर देखनी है, उसी का एक्सपोनेंट देखना है, इसके अलावा और किसी का नहीं देखना, राइट। तो इसमें से हाईएस्ट वाला क्या जा रहा है, दोनों में से हाईएस्ट जा रहा है 4 वाला। तो चाहे 2 वाले की पावर 6 थी, चाहे इधर ज्यादा पावर है, बट इट डज नॉट मैटर, हम इसको देखेंगे भी नहीं। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी पावर जो होगी, राइट, वो पूरे का पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री बन जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या जा रही है, दिस डिग्री इज, दिस विल बी इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक लोअर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर है, ये हायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर नहीं है, ये एक लोअर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जिसकी पावर ये चीज जा रही है 6। तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिग्री होती है वो सिर्फ हाईएस्ट के अकॉर्डिंगली डिफाइन होगी, इसके नीचे वाली चाहे जितनी मर्जी टर्म्स प्रेजेंट हो। तो जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्यूबिक है हमारे पास एक इक्वेशन, राइट, तो उसके साथ साथ डिग्री 2 वाली, डिग्री 1 वाली, डिग्री 0 वाली टर्म्स हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जो डिग्री, ये ऑर्डर 4 वाली टर्म आ रही है, इसके साथ ये प्रेजेंट हो चाहे ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी पावर जो है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा हमें, चाहे उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इग्नोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, मान लो ये चीज क्या जा रहा है, 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं। इसका भी ऑर्डर 2 है, पावर 3, इसका ऑर्डर 2 पावर 4। तो ऑर्डर 2 पावर 3, ऑर्डर 2 पावर 4, अगर दोनों सेम आ रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वाला है फिर वो काउंट करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहली बात तो ऑर्डर 2 होगा एंड डिग्री 4 डिफाइन होगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो कंडीशन हमने लिख रखी है क्या, कि प्रोवाइडेड ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। इस चीज का मतलब क्या है, अगर बहुत सरल भाषा में बोलूं तो इस चीज का मतलब है कि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है उन सबकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होना चाहिए, राइट, नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। जीरो भी हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल, तो होल नंबर होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। तो इसलिए हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, 0 हो गया तो वो नहीं है मतलब। ठीक है, तो अगर ये नहीं है, राइट, एक आधे की नेगेटिव जा रही है, राइट, तो उसको पहले बनाओ। अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में बन ही नहीं सकता किसी भी मैनिपुलेशन से, तो इन दैट केस उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, सो इफ differential coefficients are not present in the polynomial form or cannot be converted into it, then degree is not defined in that case. ऑर्डर डिफाइन होगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो जरा एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक, लेट से इसकी पावर 3 है
दैट इज इक्वल टू x log e dy by dx। ध्यान से ऑब्जर्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ठीक, ऑर्डर के लिए इधर ऑर्डर 2 जा रहा है, इधर ऑर्डर 1 जा रहा है, तो हाईएस्ट क्या गया, ऑर्डर 2 गया। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब जब डिग्री डिफाइन करनी है तो हमने ये चीज देखा कि यार ये जो चीज है ये लॉग के अंदर आ रहा है, राइट, ये लॉग के अंदर आ रहा है। अब जब डिग्री डिफाइन करनी होती है ना, इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लाना होता है, तो ये बाहर होना चाहिए और इसकी पावर क्या होना चाहिए, सम नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर। वो तो हो नहीं रहा, राइट। अब अगर हम इसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके और ये बन जाएगा 1/x y डबल डैश का क्यूब दैट इज इक्वल टू log e y डैश। तो ये e की पावर में जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर 1/x y डबल डैश का क्यूब दैट इज इक्वल टू y डैश। तो ये बाहर आया तो ये पावर में चला गया, ये फंक्शन के अंदर चला गया, ये फंक्शन के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को हम साइमल्टेनियसली बाहर नहीं ला सकते और पॉलिनोमियल फॉर्म में पावर में नहीं ला सकते। अगर ये नहीं कर सकते तो इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये चीज याद रखना कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, राइट, वो हमेशा डिफाइंड होगा ही होगा। ठीक, क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री need not be defined। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा ही होगा, बट डिग्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट डिपेंड्स कि उसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ठीक, y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस y। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे तो a की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और उसकी पावर 1 जा रही है, राइट। तो बात खत्म। बाकी चीजें प्रेजेंट हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो चाहे ना हो। देखो यहाँ पे x जो है वो e की पावर में जा रहा है, राइट। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से फर्क पड़ता है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे पावर 1 में है और वो बाहर है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो चीज है इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर जा रही है वो 1 जा रही है। तो इट इज ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अभी तक जो हमने किया, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक ठीक। पार्ट फिर से समझाना, डिस्कनेक्ट। इसके अंदर मैंने ये चीज बोला कि डिग्री जरूरी नहीं है डिफाइंड हो, लेकिन ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा ही होगा। ठीक, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में वो नहीं आ सकता तो डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन उसका ऑर्डर तो जो है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर ये दोनों के दोनों dy by dx एंड d square y by dx square, ये दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ सकते। दोनों एज इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म, ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट, एंड इनकी पावर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये लॉग के अंदर ऐसे इनपुट जा रहा है, उसको बाहर नहीं ला सकता। इसको बाहर लाया तो ये e की पावर में चला जाएगा, राइट। तो दोनों साइमल्टेनियसली बाहर नहीं आ सकते, तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस चीज का डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। बात क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, वही चीज मैं नीचे बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, cos इनवर्स ऑफ y डबल डैश दैट इज इक्वल टू x प्लस log xy। ठीक, अब ये चीज का हमें ऑर्डर एंड डिग्री देखना है। तो इसका क्लियरली ऑर्डर, तो पहली बात तो क्या जा रहा है, ऑर्डर क्लियर है क्योंकि a की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, उसके ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर तो 2 आ जाएगा। अब इसकी डिग्री डिफाइन करनी है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या जा रही है,
तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ सकता है क्या, यानी कि उसके लिए cos इनवर्स को हटाना पड़ेगा, तो बिल्कुल cos को इधर ले जाओ, तो y डबल डैश क्या बन जाएगा, दैट इज cos ऑफ x प्लस log xy। तो हमें इन चीजों से तो फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी का इनपुट जा रहा है नहीं जा रहा, हमें तो y डबल डैश से था, तो y डबल डैश की पावर 1 जा रही है तो अपने आप इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो मैनिपुलेशन करने के बाद अगर वो चीज आ सकती है तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल देखो, y डबल डैश की पावर 5 प्लस साइन ऑफ y डैश इज इक्वल टू लेट्स से x। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, ठीक है, अब इस चीज के अंदर ध्यान से देखो, तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर जो जा रहा है इसका सबसे पहले तो, ठीक, ऑर्डर जा रहा है 2, ठीक, यहाँ पे ऑर्डर 2 की टर्म प्रेजेंट है, ऑर्डर 1 की टर्म प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो 2 चला गया, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिग्री, अब अगर मैं इसके अंदर डिग्री की बात करूं तो पहली बात तो ये साइन के अंदर है, इसको साइन के बाहर नहीं ला सकते, तो ये जो डिग्री 1 का और ये सॉरी ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 का जो दोनों की दोनों टर्म्स प्रेजेंट है, दोनों की मैं जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर इकट्ठी ला ही नहीं सकता बाहर लाके, तो इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, डिग्री को डिफाइन कर ही नहीं सकते। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नहीं सर। ठीक 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 नो सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तो एक काम करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अभी आगे हमारे 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे बाय द वे इसके चैप्टर के 2-3 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये दोनों पार्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक। पहले हम काम करते हैं जो तुम्हारे टेस्ट के डाउट्स हैं एंड जो तुम्हारे होमवर्क के डाउट्स हैं पहले वो, ठीक है। तो थ्योरी आज यहीं पे सॉरी खत्म करते हैं, ठीक है, चलो।